जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम संविधान की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा जो विषय होगा वो पंचायती राज व्यवस्था। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए हैं, आपने देखा है। तो कैसे पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, कौन कौन सी समितियाँ आई थीं, कौन कौन से सुझाव दिए गए थे और कैसे इसका विकास हुआ, इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो जायज़ सी बात है, एक या दो प्रश्न, चाहे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो वहाँ पे एक दो प्रश्न जरूर आपका पंचायती राज व्यवस्था से होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था की यदि हम बात करें, जो सबसे पहला बिंदु निकल के आता है वो ये आता है कि पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। देखिए, खोज की बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। कह रहा है कि पंचायती राज्य व्यवस्था पंचायती राज्य व्यवस्था स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने आपको पहली लाइन क्या लिखवाया है, पंचायती राज्य व्यवस्था स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। ऐसा क्यों लिखवाया गया है? ऐसा ही इसलिए लिखवाया गया जो अगली लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पंचायती राज्य व्यवस्था का जो पहला दर्शन है, पंचायती राज्य व्यवस्था का जो पहला दर्शन है वो चोल प्रशासन में दिखता है। स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है पंचायती, इसी में आप आगे बढ़ा के लिखिएगा पंचायती राज्य व्यवस्था का, पंचायती राज्य व्यवस्था का, पंचायती राज्य व्यवस्था का जो प्रथम दर्शन है, पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रथम दर्शन चोल प्रशासन में दिखता है। इसको अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, चोल प्रशासन को। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का पहला दर्शन कहाँ दिखता है, तो आप कह देगा चोल प्रशासन में। अब स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है, पहली चीज़ आपको बताई गई, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला दर्शन होता है वो चोल प्रशासन में दिखता है। कैसे? आप देखिए, दक्षिण के 3 राज्य थे, ये था चेर राज्य हुआ करता था, ये था चोल और ये था पांड्य। चेर, चोल, पांड्य। जो चोलों की सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि केंद्र में केंद्रीकृत संघवाद, मतलब केंद्रीय व्यवस्था बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। तो जो पहला दर्शन मिलता है पंचायती राज व्यवस्था का वो कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे चोल प्रशासन में मिलता है। अब अगली बात पे हम आते हैं। पहली बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वतंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण खोज है और पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रथम दर्शन हुआ है वो चोल प्रशासन में हुआ है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, चोल प्रशासन। प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे, बार बार पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला दर्शन कहाँ होता है, चेर, चोल, पांड्य या गुप्त। एक व्यवस्था वो दे देगा, जिसमें से आपका सही विकल्प होगा चोल। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसे आप देख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड रिपन
लॉर्ड रिपन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष कार्य किया गया, के क्षेत्र में विशेष कार्य किया गया, किया गया, या यूं कहा जाए कि लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज्य व्यवस्था को हम दूसरे शब्दों में स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज्य व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन के द्वारा विशेष कार्य किया गया, इसीलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज्य व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को पंचायती राज्य व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। पंचायती राज्य व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। दो बातें आपको बताई गई अब तक। पहली बात यह आपको बताई गई कि पंचायती राज्य व्यवस्था स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है, और पंचायती राज्य व्यवस्था का जो पहला दर्शन होता है वो कहाँ होता है, आपका चोल प्रशासन में होता है। फिर दूसरा आपको बताया गया लॉर्ड रिपन, यदि समय की बात आपसे पूछी जाए तो 1882 कर दीजिएगा। लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज्य व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। कब किया था? 1882 में। इसीलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। तीसरा विचार क्या कहता है? ये कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में फिर से देखते हैं, ये आपका 2 पॉइंट हो गया था। तीसरे बिंदु पे हम चलते हैं। तीसरा बिंदु क्या कहता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु आपका क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, या तो आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा, मैक्सिमम टारगेट पे आपके अनुच्छेद 40 रहना चाहिए। जैसे वो आपसे ये पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 40।
दूसरा प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भाग की बात मैं कह रहा हूँ तो भाग आपका 4 होगा। तीसरा जो प्रश्न बनेगा यहाँ पे वो ये आपसे बनेगा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। विकल्प में आपका होगा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या संविधान की प्रस्तावना। 4 विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे और इधर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आप अनुच्छेद 40 को याद रखिएगा या नीति निर्देशक तत्व को, भाग 4 को। भाग 4 में के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो स्थानीय स्वशासन है या पंचायती राज्य व्यवस्था है वह राज्य सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न है, इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा आप। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज्य व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज्य व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। क्या लिखवाएगा आपको? पंचायती राज्य व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। कहने का मतलब है केंद्र सरकार जो होती है इसके कार्य के फलस्वरूप एक खाका तैयार करती है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने यहाँ पंचायती राज्य व्यवस्था स्थानीय स्वशासन काम को बढ़ावा देते हैं या महत्व देते हैं या उस तरह की स्थापना करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज्य किस सूची का विषय है या स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो विकल्प में आपके सामने रखा जाएगा केंद्र सूची का विषय है। दूसरा विकल्प होगा राज्य सूची का विषय है। तीसरा है समवर्ती सूची का विषय है और चौथा कर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर होगा कहाँ पे होगा? आपका उत्तर होगा राज्य सूची। पंचायती राज्य व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो आप कह देगा पंचायती राज्य व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। इसके पहले अनुच्छेद की चर्चा की जाए। ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए तो जायज़ सी बात है यहाँ से सवाल होंगे आपसे। तो अब तक जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उस पर हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर से एक बार। तो हमने आपको ये बताया कि पंचायती राज्य व्यवस्था स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। पहला पॉइंट आपको बताया गया था, पंचायती राज्य व्यवस्था स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। फिर उसी में हमने आगे आपको बताया कि पंचायती राज्य व्यवस्था का जो पहला दर्शन होता है वो कहाँ होता है, तो हमने आपको बताया उसका दर्शन चोल प्रशासन में होता है। आपसे पूछा जाए चोल प्रशासन कहाँ थे, तो हमने आपको मैप के जरिए दिखाया कहाँ पे थे, स्पेशली तमिलनाडु के क्षेत्रों में थे। और इस प्रशासन की विशेषता खास यही थी, इतिहास में भी और संविधान में भी दोनों ये प्रश्न बन सकते हैं। तो इनकी व्यवस्था थी कि संघ में केंद्र के संघवाद, मतलब मजबूत संघवाद, और राज्यों में स्थानीय स्वशासन। फिर आपको ये बताया गया कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष कार्य किया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक। कौन है? तो आप कह देगा लॉर्ड रिपन है। फिर आपको बताया गया भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है, तो आप कह दीजिएगा अनुच्छेद 40 में। फिर अगला जो प्रश्न आपको बताया गया वो बताया गया है कि पंचायती राज्य व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय, तो आप कह दिएगा राज्य सूची का विषय। अब तक 5, 6, 7 प्रश्न यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ अपने अगले कॉन्सेप्ट पे।
देखिए, जब संविधान सभा में सारी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हो रही थी तो दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थीं। एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके महात्मा गांधी, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो ये दो ही लोग थे जो मुख्य आधार बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि औद्योगिकरण हो, तीव्र औद्योगिकरण हो, जबकि पंडित महात्मा गांधी चाहते थे कि जो स्वशासन हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब विकेंद्रीकरण हो। इन दोनों की लगातार बहस चलती रही। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया उसे आप सुनिए पहले। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इम्पॉर्टेंट करके लिखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? तो आप कह देगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और ये कार्यक्रम कहाँ से लिया गया था? तो आप कह दिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है या विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिया कहाँ से गया था? तो आप कहिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लिया गया था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था या अमेरिका से लिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि सबका विकास किया जाए। कैसे विकास किया जाए? अब आप देखिएगा यहीं से शुरुआत होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बुरी तरीके से फेल होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है 52 में शुरू किया जाता है और बुरी तरीके से ये फेल हो जाता है। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम बुरी तरीके से फेल होता है तो इसकी जांच के लिए एक समिति गठित होती है। कब गठित होती? तो आप कह देगा जनवरी 1957 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हुआ, एक समिति गठित हुई। कब? जनवरी 1957 में। तो इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। हमने आपको क्या बता दें कि यहाँ से आप पकड़ने की कोशिश यदि करेंगे तो फिर पंचायती राज व्यवस्था आपके लिए कोई दूर का विषय नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की, CDP कम्युनल डेवलपमेंट अवार्ड की घोषणा की। और जनवरी जब ये कार्यक्रम बुरी तरीके से फेल रहा तो जब फेल हुआ तो उसकी जांच के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिया था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसमें जनता कम से कम जुड़ पाई। जब जनता कम से कम जुड़ पाई तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम बुरी तरीके से फेल हुआ। तो अब इसका सुझाव ये था, इसका सुझाव था कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया जाए। और इसके सुझाव को मानते हुए पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन किया जाए, इसका सुझाव मानते हुए 3 स्तरीय, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा, त्रिस्तरीय
पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया गया। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया तो कौन कौन सा था? एक ग्राम, ब्लॉक और एक जिला, ये 3 स्तर अपनाए गए। 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को बांटा गया। किसके समिति के सुझाव पर? बलवंत राय मेहता की समिति के सुझाव पर। और ये समिति ने जब सुझाव दे दिया तो ये सुझाव आया था 1 अप्रैल 1958 को। इस सुझाव को कब आया तो कह देंगे आप कि ये सुझाव बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव जो आया था वो 1 अप्रैल 1958 को आया था। और इस सुझाव को मानते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक बार फिर से हम देखते हैं पूरी चीज़ को। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की। किसके सहयोग से? तो आप कहेंगे अमेरिका के सहयोग से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि सबका विकास किया जाए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, बुरी तरीके से फेल हो गया। जब बुरी तरीके से फेल हुआ तो उसकी जांच के लिए जनवरी 1957 में एक समिति गठित हुई जिसे कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति ने बताया कि क्यों यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हुआ। तो उसने बताया कि इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसमें जनता कम से कम जुड़ पाई थी, इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया। जब फेल हो गया तो फिर समिति से ये पूछा गया कि आप सुझाव बताइए कैसे ये सफल हो। तो इसने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फेल होने का मुख्य जो कारण था, मुख्य जो मुद्दा था वो यही था कि इसमें जनता कम से कम लोगों से जुड़ पाई। जब जनता कम से कम जुड़ पाई तो ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई। जब फेल हो गई तो सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान अपनाया जाए। त्रिस्तरीय तो पूछा गया कौन कौन? तो उसने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। और इस पर भारतीय संसद ने 1 अप्रैल 1958 को एक अधिनियम बना दिया और परिणाम उसका ये हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 को ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सुनिएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर में गए थे, देखिए तो जो गांधी जी ने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को मान गए। गांधी जी ने कहा था कि आप गांव को अधिकार दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान गांव में बसता है। यदि आप गांव को अधिकार नहीं देंगे तो हिंदुस्तान को विश्व के द्वारा दिया जाने वाला संदेश नष्ट हो जाएगा। यानी गांव नष्ट होंगे तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। बात गांधी जी ने तब कही थी 1947-48 के दौरान। और आज यदि हम चर्चा कर ले तो हमारी आबादी का लगभग 68% हिस्सा गाँव में रहता है। आज की हम बात कर रहे हैं।
2021 की बात कर रहे हैं, जनगणना 2021 के जो आंकड़े अभी आए हैं उसमें बात कही गई है। तो हिंदुस्तान जो है वो गांव का देश है, इस चीज़ को महात्मा गांधी समझते थे और उन्होंने कहा था कि गांव को अधिकार दो। यदि गांव को आप अधिकार नहीं दोगे तो हिंदुस्तान को विश्व द्वारा दिया जाने वाला संदेश नष्ट हो जाएगा, यानी गांव नष्ट हो जाएंगे। जब गांव नष्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान गांव का देश है तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। इस बात को पहले नहीं माना गया था। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन जब राजस्थान में, आप यहाँ पे सुनिएगा, बहुत मज़ेदार बात है, जब राजस्थान में गए ये और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की तो जो अपना भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था गांव को अधिकार दो। जो इन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि गांव को अधिकार दो, यदि लाख गलतियां हैं तो तब भी उसको अधिकार दो, क्योंकि यदि गांव नष्ट होंगे तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। मतलब आपको मैं बता दूं, महात्मा गांधी, इनके गुरु जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके जो शिष्य हैं ये जिन्ना और नेहरू। तो नेहरू इनके शिष्य हैं, लेकिन इनकी विचारधारा से सहमत नहीं हुए। लेकिन जब नागौर में उन्होंने शुरुआत की पंचायती राज व्यवस्था की, तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि गाँव को या पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन को आप अधिकार दीजिए। यदि आप अधिकार नहीं, ये लाख गलतियां करें, इन्हें अधिकार दीजिए। आप गलती करते हैं फिर भी आप अधिकार दीजिए। यदि आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो हिंदुस्तान को जो दिया जाने वाला संदेश है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने कब कही? अब यहाँ पे एक प्रश्न है जिसे आप मेरे हिसाब से आप नोट में लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और बार बार गलतियाँ हो जाती हैं। प्रश्न ये पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उससे आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? देखिए, दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक ये पूछी जाती है कि पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो अवधारणा की यदि बात आए तो ये अवधारणा दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अवधारणा की बात यदि पूछता है क्वेश्चन में कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गई, तो आप कह दीजिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गई। लेकिन दूसरी चीज़ आप यहीं पे ध्यान दीजिएगा, आपसे यदि प्रश्न पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से की गई, शुरुआत की यदि बात करता है तो वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि जब सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हुआ तो उसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति को रिकमेंड किया गया था कि आप बताइए कि ये फ्लॉप क्यों हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो समिति ने जो अपना सुझाव दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने, उसने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस वजह से फेल हुआ क्योंकि इसमें जनता का जुड़ाव ही नहीं हो पाया था। तो फिर उससे सुझाव मांगे कि आप सुझाव बताइए कैसे इसे सही किया जा सकता है। तो उस समिति ने कहा था कि इसे इस तरह से सही किया जा सकता है कि आप गांव को अधिकार दीजिए, आप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कीजिए। और 1 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई थी, 1 अप्रैल 1958 को जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान का एक जिला है नागौर। यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। कब की थी? 59 में। भारत में पंचवर्षीय योजना पहली और दूसरी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये उसका सही उत्तर होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जब भी सरकार चेंज होती है तो व्यवस्थाएं अपने आप चेंज हो जाती हैं, और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाता है। 1990 के दशक के बाद की जो विपक्ष की भूमिका रही, 1977 में पहली बार विपक्ष को दर्जा दिया गया था। राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने थे, फिर उन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो विपक्ष सकारात्मक होता था। आज का विपक्ष बस विपक्ष की भूमिका निभाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपना सारा रिकमेंड दिया। उसके बाद हुआ क्या? 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई। किसकी सरकार आई? जनता पार्टी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई। किसकी आई? तो आप कहेंगे जनता पार्टी की सरकार आई, और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। जो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है वो इन्हीं के समय का है। इन्हीं के समय का प्रश्न क्या है? प्रश्न है किस समिति ने दो स्तरीय, जैसे वो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात की थी, तो किस समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी? तो देखिए, इनके समय में 1977 में एक समिति गठित होती है, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया था? अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। जब बात द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की आती है तो वो कौन कौन सा रहेगा? तो उसने कहा था कि वो क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। देखिए, प्रश्न को देखिए, बात वही पूछी जाती है, बस थोड़ा सा एंगल चेंज किया जाता है। इसमें दो प्रश्न हैं, आप दोनों प्रश्नों को पहले ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, वो ये पूछा जाता है कि किस समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो किस समिति ने दिया था? तो आप कहेंगे अशोक मेहता समिति ने। जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, यहाँ पर जो थोड़ा सा टफ होके अंदर की तरफ से आता है, वो ये पूछा जाता है किस समिति ने ग्राम पंचायतों को समाप्त करने का सुझाव दिया था? बात वही है, प्रश्न भी वही है, बस पूछने का तरीका वो बदल देता है। मतलब किस समिति ने, प्रश्न आपका ये है, किस समिति ने ग्राम पंचायतों को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो आपका उत्तर होगा अशोक मेहता समिति। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जनता पार्टी की सरकार, भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तीन चार चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। अब विचित्र भावना है, जब जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी तो गांधी जी का वो शब्द कि आप गांव को अधिकार दीजिए, यदि आप गांव को अधिकार नहीं देते तो हिंदुस्तान को दिया जाने वाला संदेश नष्ट हो जाएगा, यानी गांव भारत के नष्ट होंगे तो पूरा विश्व को दिया जाने वाला संदेश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान गांव में बसता है। हिंदुस्तान गांव में बसता है। हम कितना भी चौथी पीढ़ी ने 5G वाली मोबाइल चलाएं, 5वीं जनरेशन वाली मोबाइल चलाएं, लेकिन आज भी हमारी आबादी का 68% हिस्सा जो है वो गाँव में है। अब या अशोक मेहता समिति ने क्या कह दिया गाँव को ही समाप्त कर दियो, ग्राम स्तर पर जो पंचायतें गठित होती हैं उसे ही समाप्त कर दीजिए। अब मैंने आपको भी बताया कि विरोध के लिए विरोध करना ये अलग मुद्दा हमेशा से रहा है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा।
एक समिति गठित हुई थी 1985 में, और वो पीछे जो आपको बताया गया है वो आपसे प्रश्न बस एक ही पूछा जाएगा, किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो वो आपकी अशोक मेहता समिति है। और दूसरा प्रश्न यदि वहाँ पे बनता है तो ये बनेगा, किस समिति ने ग्राम पंचायतों को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो वो भी आपकी अशोक मेहता समिति है। 1985 में एक समिति गठित होती है DK राव। यहाँ भी बस एक ही चीज़ है, इस समिति ने जो सुझाव दिया था, उस समिति ने ये सुझाव दिया था कि 4 स्तरीय, क्या देखिए आप रीजनिंग लगाते होंगे, ABCD, D चौथे स्थान पे आता है, तो D जब चौथे स्थान पे है तो इसने क्या सुझाव दिया था? सुझाव दिया था 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायतें, जिला स्तर पर जिला पंचायतें, और उसने राज्य परिषद का सुझाव दिया था। जैसे राज्य को भी इसने शामिल कर लिया था, मतलब गांव से फिर ब्लॉक से फिर जिला, जिले से फिर पूरा प्रदेश। तो बस एक ही प्रश्न यहाँ से है कि मतलब किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तरीय करने का सुझाव दिया था? तो आपकी समिति थी DK राव समिति थी। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते तो एक और समिति आती है थुंगन समिति, ML सिंघवी समिति एक और है, उसको आप देख ले, फिर थुंगन समिति देखा जाएगा। और थुंगन समिति महत्वपूर्ण है। ML सिंघवी समिति, इस समिति का क्या सुझाव था? यदि गठन वर्ष की बात की जाए तो 1987 है। इस समिति का क्या सुझाव था? बस एक ही सुझाव था, और जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, किस समिति के ने ये सुझाव दिया था कि पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के स्तर पर मजबूत किया जाए? तो आपकी सिंघवी समिति है। वित्तीय संसाधनों के स्तर पे मजबूत किया जाए, ये सुझाव किस समिति का है? तो आप कहेंगे सिंघवी समिति। अब लास्ट है थुंगन समिति। और ये महत्वपूर्ण समिति है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आती कब है? 1988 में। इसने सुझाव क्या दिया था उसे आप देख लीजिएगा। इसने सुझाव दिया था कि पंचायतों को आप 90 के दशक के पहले का आप इतिहास उठा के देखेंगे, 1992 से पहले का, जब तक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, तब तक गांव में जो खड़ा हो जाता था वही प्रधान हो जाता था। आजकल ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। इसी समिति और इसके पहले जो सिंघवी समिति थी, सिंघवी समिति ने कहा था कि आर्थिक रूप से आप गांव को मजबूत करिए, संसाधनों के स्तर पर मजबूत कर दिया। और इस समिति ने क्या किया? इस समिति को आप इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किस समिति के सुझाव पर पंचायतों को संवैधानिक राज्य का दर्जा देने का सुझाव दिया गया था? तो आप कह दीजिएगा थुंगन समिति। अब ये जो सारी समितियां गठित हुई थी, जितनी भी थी, चाहे वो आपकी बलवंत मेहता समिति हो, चाहे अशोक मेहता समिति हो, चाहे आपका DK राव समिति हो, चाहे आपका सिंघवी समिति हो, चाहे थुंगन समिति हो, इन सारी समितियों के सुझाव को, स्पेशली थुंगन समिति के सुझाव को लेकर 64वां संविधान संशोधन 1989 इसे राजीव गांधी की सरकार लेकर आई थी। ये सुझाव ये था कि मतलब पंचायतों को संवैधानिक राज्य का दर्जा दे दिया जाए।
लेकिन ये प्रस्ताव लोकसभा से तो पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं पास हो पाया था। क्या आपसे बताया गया? आपसे बताया गया सारी समितियों को के सुझावों को सुनते हुए, स्पेशली थुंगन समिति के सुझाव को सुनते हुए 64वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। लेकिन ये जो प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव आपका लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पुनः यह प्रस्ताव जब आया, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, पुनः 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक संविधान संशोधन लाया जिसे हम कहते हैं 73वां संविधान। ये इम्पॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन 1992। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया और ये प्रस्ताव पारित हुआ और ये प्रस्ताव पारित हो गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और जब संवैधानिक दर्जा मिला तो एक चीज़ और की गई। देखिए, हमने आपको शुरू में पढ़ाते समय बताया था कि पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। केंद्र एक सामान्य सा कानून बनाएगी और राज्य जो हैं उसी कानूनों के हिसाब से, अपने यहाँ के हिसाब से उस व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार नरसिम्हा राव की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिला दिया और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारतीय संविधान के भाग 9 में, भाग 9 जो है वो जोड़ा गया। भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से लगाकर 243 ओ तक, 243 ए से लगाकर 243 ओ तक पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और इसके अंतर्गत एक और चीज़ की गई, वो चीज़ ये की गई कि 11वीं अनुसूची का गठन किया गया। 11वीं अनुसूची का गठन किया गया। एक बार पुनः आपको पूरा पढ़ाने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब हम आर्टिकल्स पे आएंगे कि अनुच्छेद 243 में क्या है, ए में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, उनका कार्यकाल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी। लेकिन उनको बताने से पहले आज जो आप चीज़ें पढ़े हैं उसको एक बार आप फिर से रिवीजन करिएगा। जो चीज़ें आज पढ़ी गई हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताया गया था पंचायती राज व्यवस्था में, कि पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण खोज है। इसका जो पहला दर्शन मिलता है वो कहाँ मिलता है? चोल प्रशासन में। फिर दूसरी बात आपको बताई गई, भारत में 1882 लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को हम पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक कहते हैं। फिर जो तीसरी बात निकल के आई थी वो हमने आपको ये बताया था कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां होती हैं जिसमें आपको बताया गया था यह राज्य सूची का विषय है। फिर चौथी बात आपको ये बताई गई थी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। फिर हमने आपको आगे ये बताया कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है या कैसे ये कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉन्सेप्ट ये आता है कि 2 अक्टूबर 1952
ये बार बार पूछा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है। और आपसे पूछा जाए ये व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, तो USA से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी। और ये जब फ्लॉप होता है तो इसके अंतर्गत आती है बलवंत राय मेहता समिति, 1955 में आती है इसकी जांच करने के लिए। और इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायतों को आप अधिकार दीजिए। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति आती है। अशोक मेहता समिति के बाद DK राव, फिर सिंघवी, फिर मित्तल, फिर करके थुंगन समिति आती है। और थुंगन समिति ने ही कहा था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो सारी चीज़ों को एक साथ रखते हुए 64वां संविधान संशोधन लाया जाता है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा, लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। 1992 में फिर PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है। 73वां संविधान संशोधन, इसे आप ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। और भारतीय संविधान के में भाग 9 जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 243A से लगाकर 243O तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। और एक नई अनुसूची का गठन किया जाता है जिसे हम कहते हैं अनुसूची 11। तो ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका था पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में। और इसके जो आर्टिकल्स हैं 243 से लगा के जो आगे तक के, जो भी A से लगाकर O तक जो सारे आर्टिकल्स हैं, फिर पंचायतों का गठन कैसे हुआ, नगर निगम कैसे आए हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज की ऑनलाइन क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।